गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केडीएस कंपटीशन क्लासेज पर। तो आज की जो क्लास है और आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल प्री में पॉलिटी से। तो पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जितने क्वेश्चन आज की क्लास में हो पाएंगे 1 घंटे में उतने क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे, बाकी क्वेश्चन आगे क्लासों में करेंगे। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और ये जो क्लासेज चल रही है पॉलिटी के लिए, आप चाहे जरूरी नहीं है कि एसएससी की एग्जाम हो, इस अदर भी एग्जाम जैसे रेलवे की एग्जाम हुई, अदर भी स्टेट एग्जाम होती है काफ़ी सारी एग्जाम, टीचर की एग्जाम हुई, रीट वगैरह, तो इन सब में पॉलिटी पूछी जाती है। और पॉलिटी से यदि क्वेश्चन आता है तो वो आपका रहेगा नहीं। तो ये पॉलिटी की क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्लास आपके लिए ओनली सीजीएल वालों के लिए ही या फिर एसएससी वालों के लिए ही यूजफुल है, बाकी सभी के लिए एकदम यूजफुल रहने वाली है। तो आप सभी एक बार जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कहते हैं कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अब यह रात तो सुबह का इंतजार करो, अब यह रात तो सुबह का इंतजार करो, वो दिन भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, यानी वो दिन भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, इस पर भरोसा करो और वक्त पर मेहनत करो। तो जो सपना आपने देखा है, तो वो ख्वाब आपने जो देखा है, तो वो एक दिन जरूर आएगा। बस समय पर अपनी मेहनत करते रहो। तो आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी निरंतर रूप से कर रहे होंगे। तो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो सफलता मेहनत अपनी खामोशी से करो कि एक दिन तो क्या हो जाए, घर पे डीजे लग जाए। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में या फिर स्लाइड पे। तो स्लाइड में देखिए 14 अप्रैल से जो एग्जाम हुई थी, 14 अप्रैल से 27, सॉरी 14 जुलाई से 27 जुलाई तक जो एग्जाम्स हुई थी, उन एग्जाम में 2023 में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन है, और देखिए जो एसएससी में जीके के क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, क्योंकि आल शिफ्ट जो होती है एक शिफ्ट में रिपीट हो जाते हैं। जबकि हम यदि ईयर की बात करें तो ईयर में भी जैसे 2023 के क्वेश्चन 2024 में काफी पूछे गए हैं, या फिर हम एक 2022 के जो क्वेश्चन है वो 2023 में काफी रिपीट हुए हैं। और जो करंट के बनते हैं वो तो आते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार और आंसर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A क्या कहा जा रहा है। और शायद ऐसा क्वेश्चन जब हमने 2022 के क्वेश्चन किए थे तो शायद उनमें भी ऐसा क्वेश्चन, मतलब प्रस्ताव ये किससे रिलेटेड है 51A की यदि हम बात करें तो 51A किससे है, मौलिक कर्तव्य से। तो जो ये 4 टॉपिक है, जैसे हम ये कहें कि मौलिक कर्तव्य है, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी और प्रस्ताव, ये 4 टॉपिक है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक तो आपके एकदम से क्लियर होने चाहिए। और ये चारों जो टॉपिक है, इन चारों टॉपिकों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन एक एक क्लास में कर लिए। तो इन चारों टॉपिक से हमने एक बार अलग अलग से क्वेश्चन किया था। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन है, तो वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा। 51A के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह का पालन करे और उसके आदर्श और संस्थाओं का सम्मान करें। यानी यहाँ पर 51A की बात की जा रही है। यदि हम बात करें आर्टिकल 51 की,
आर्टिकल 51A। 51 की यदि बात करें तो 51 तो किस में आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वो 36 से 51 तक। तो 51 किसकी बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। जबकि यदि हम बात करें 51A, तो 51A कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब हुआ था ये, तो 1976 में इसके द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें कितने, यानी 51A और भाग 4A, भाग 4A, ये कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा भाग 4A और आर्टिकल 51A, इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो यहाँ पर बात की जा रही है 51A की। तो 51A में क्या है, संविधान का पालन करें, यानी क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, और उसकी आदर्श संस्था है जैसे राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का क्या करें, सम्मान करें। तो ये किसमें कहा गया है, पहले मौलिक अधिकार, वो सॉरी पहले ही मौलिक कर्तव्य में कहा गया। तो पहला मौलिक कर्तव्य इसमें क्या कहा गया, संविधान का पालन करें और उसकी आदर्श संस्थाओं को क्या करें, सम्मान करें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यदि हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें, इसमें पूछा गया है 51A एक पूछा गया है इसमें। जबकि हम बात करें तो 51A में टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 11, यानी कहाँ तक, 51A से 51 के तक है, 51A के तक है। यदि हम बात करें तो 51A के तक है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है, देखिए पहला जो है वो संविधान का पालन करे, ये आ गया, पूछा गया है एसएससी में, पूछा जाता है, 7वां भी पूछा जाता है। और 7वां यदि हम बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, और ज्यादातर पूछा जाता है 9वां। और 9वां किसकी बात करता है, 9वां जो मौलिक कर्तव्य है, वैसे 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए 7वां पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, ये भी काफी बार पूछा गया है, यानी वन में वन्य जीव, नदियां, झीलें। 9वां मौलिक कर्तव्य है, ये संपत्ति की सुरक्षा की बात करता है। और एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जो जोड़ा गया था कब, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें बात की जाती है कितने वर्ष के बच्चों की बात की गई है शिक्षा की, तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है। जबकि हम बात करें तीसरा भी एक 3 नंबर का जो है, वैसे दूसरा तो क्या है, हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखो। लेकिन तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है, यानी हमारे जो देश की है एकता, अखंडता और संप्रभुता की क्या करें, यानी संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। ये कौन सा है तीसरा, तो ये भी पूछा जाता है। तो ज्यादातर जो पूछे जाते हैं फर्स्ट 3 और 7 और 9 और 11, ये मौलिक कर्तव्य बार बार में पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर हुआ था, और इसी समिति की सिफारिश पर क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक, गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। यानी गणतंत्र का मतलब क्या है, रिपब्लिक का, बताइए। निर्वाचित प्रमुख, या फिर मनोनीत प्रमुख, या फिर अधीनस्थ प्रमुख, या फिर वंशानुगतिक प्रिंसिपल। यानी जो रिपब्लिक गणतंत्र है ये कहाँ पर है, इसका उल्लेख तो प्रस्तावना में। तो इसका मीनिंग पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम बात करें संप्रभुत्व संपन्न, इसका भी उल्लेख है। तो संप्रभु का अर्थ क्या है, तो संप्रभु का अर्थ तो यह है, ये भी पूछा जा सकता है। तो संप्रभु का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारा भारत है वो ना तो किसी देश के अधीन है, ना ही किसी देश का डोमिनियन है। वह अपना जो आंतरिक है और जो बाहरी मामले हैं उनमें निष्पक्ष रूप से क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। तो ये
संप्रभु का मतलब है, तो ये भी पूछा जा सकता है संप्रभु, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे गणतंत्र। लोकतंत्र का मतलब सबको पता होगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के द्वारा, और जनता के लिए जो चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता है वो क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो संप्रभु क्या होगा? संप्रभु हो जाएगा यानी आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक जो बाह्य मामले होते हैं उनमें स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। यानी भारत चाहे तो अपना जो हिस्सा है वो किसी देश को दे भी सकता है और किसी देश से ले भी सकता है। तो यहाँ पर ये अपना निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। ये मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के द्वारा ही, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है, चुने हुए जो प्रतिनिधि के द्वारा क्या किया जाता है, वही क्या है? लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस वैसे कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र यदि हम बात करें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र का मीनिंग क्या है? यानी जो भारत है, या फिर भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब ये है कि जो इसका प्रमुख है, तो भारत में प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। यानी देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो प्रमुख है वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। ये किसका मतलब है? तो ये गणतंत्र का मीनिंग है। जबकि हम एक पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी काफी बार पूछा जाता है और इसका मीनिंग पूछा जाता है। तो पंथ निरपेक्ष का मीनिंग क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, सर्वधर्म क्या है? समान है। यानी भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। राज्य धर्म नहीं है। आंसर बता रहे हैं आप, बी ऑप्शन मनोनीत प्रमुख है। देखिए बी ऑप्शन कैसे हो सकता है? हमने बताया भी गणतंत्र, और गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? यानी हमारा जो भारत है, अब हमारा जो भारत है, अपना भारत है, जो क्या है ये? गणतंत्र है। तो गणतंत्र है इसका मतलब हमारा जो प्रमुख है, आप बताइए प्रमुख मनोनीत है क्या हमारा? यानी जो हमारा प्रमुख कौन है, देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति मनोनीत थोड़ी ना है, ये क्या है? निर्वाचित है। तो गणतंत्र का मतलब यही होता है, गणतंत्र का मीनिंग यही है कि जो देश का प्रमुख है वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा भारत में है वो कैसे है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन बताया होगा बिल्कुल राइट होगा। आप बता रहे सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यानी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी यहाँ पर बात की जा रही है मौलिक कर्तव्य। अब देखिए मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन, और मौलिक कर्तव्य कितने से है? 11 मौलिक कर्तव्य बस, और इनमें थोड़ी सी बात याद रखनी है और उससे क्वेश्चन पूछे जाए। तो मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। यदि हम बात करें मूल संविधान में, ये हुआ था 1906। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ पर जोड़े गए थे? अभी बात की थी हमने, भाग कितने में जोड़े गए थे? तो भाग 4 ए में जोड़े गए थे और आर्टिकल 51 ए में जोड़े गए थे।
यदि बात करें कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। एक 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2000। तो इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यदि हम बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये है मौलिक कर्तव्य, और यहाँ से ही पूछ लिया जाता है टोटल कितने मौलिक कर्तव्य? 11। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में ज्यादातर। और यदि थोड़ा डीप में जाया जाता है तो कोई सा एक क्या दे देता है, मौलिक अधिकार उठाकर डाल देता है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा, देखिए 73वां जो है ये तो पंचायती राज से संबंधित है, 44वां इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार। और ये जो संपत्ति का अधिकार है ये 2023 और 24 और 22 की यदि हम बात करें तो हर एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये 44वां संविधान संशोधन यानी वो संपत्ति का अधिकार है वो सर्वाधिक पूछा गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अविनाश का राइट आंसर आया है, सभी का एकदम राइट आंसर आया है, यानी क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए पढ़िए एक बार और आंसर दीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी उपराष्ट्रपति के बारे में आपको गलत कथन बताना है। तो उपराष्ट्रपति की बात हम करें यदि, तो उपराष्ट्रपति कहाँ पर है? इसका उल्लेख 63 में, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है ये कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 63 में। जबकि 64 में क्या कह दिया गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति है ये कौन है, इसको बता दिया गया है कि ये कौन है। तो ये कौन है? कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन आर्टिकल 65 में क्या कह दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है यही जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, या यदि राष्ट्रपति किसी भी कारण से पद छोड़ दे तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी पहले तो इसे क्या कहा? ओनली उपराष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यसभा का क्या बता दिया गया? पदेन सभापति, और उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति। 66 में इसकी चुनाव निर्वाचन प्रणाली, चुनाव यानी चुनाव किस विधि से होगा, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। और यदि हम बात करें 67 में तो इसे कैसे हटाया जाता है, इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। यदि हम बात करें आर्टिकल 69 इसकी शपथ का उल्लेख है, किसकी? उपराष्ट्रपति की शपथ का। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप देखिए, गलत कथन बताना आपको। तो उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, बिल्कुल जो उपराष्ट्रपति का चयन है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष, यानी वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसी पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी बात सही है, यानी ये राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। तो इसका जो हटाने का अधिकार
होता है वो किसका है, राज्यसभा का। यानी प्रस्ताव किस में लाया जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में लाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं, यानी जो हमारे राज्य विधानमंडल है इसके सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। यानी राज्यसभा इसके चुनाव में भाग कौन लेते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा के सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं ये किस में भाग लेंगे, तो ये लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो यहाँ पर एक कौन सा ऑप्शन असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी डी ऑप्शन बताया है एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ये उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा 73वां, यानी यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। यानी ये जो 73वां और 74वां है इनसे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वें की यदि हम बात करें, तो जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत पंचायती राज को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसको, पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायतों को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यदि हम बात करें 74 की, तो 74 के द्वारा किसको दर्जा दिया गया था, तो 74 के द्वारा नगर पालिका, नगर पालिका नगर निकाय को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। तो ये किससे संबंधित है, पंचायत से। और ये यदि हम बात करें 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन इसके द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची, और अनुसूची कौन सी है, 11, और इसके द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी, 12। यदि हम बात करें 73वें संविधान संशोधन में कितने विषय हैं, तो इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय। यदि हम बात करें 74वां संविधान संशोधन, तो इसमें कितने विषय हैं, नगर पालिका उनको कितने विषय दिए गए हैं, 18, और इनको दिए गए हैं, इनको कितने दिए गए हैं, 29 विषय। यदि हम बात करें तो इसके द्वारा जो आर्टिकल जोड़े गए थे वो 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे, यानी 243 से 243। यदि हम बात करें इसमें तो 243 किससे, पी से, 243 जेड जी तक जोड़े गए। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कब लागू हुए थे, तो ये सब संशोधन है ये दोनों ही कब के हैं, ये दोनों ही 1992 के। कब के हैं, 1992 के हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन। लेकिन हम बात करें ये लागू कब हुए, तो ये लागू कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल और 1993 को ये लागू हुआ था। जबकि हम बात करें तो 74वां संविधान संशोधन है ये 1 जून 1993 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब आपको आंसर मिल गया होगा तो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सभी का आ रहा है डी ऑप्शन। यानी यदि हम 1990 की बात करें तो बिल्कुल नहीं है, 95, और यहाँ पर 92 बिल्कुल। यानी दोनों जो संविधान संशोधन है 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये कब के हैं, तो ये 1992 के हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, किससे संबंधित थी, तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 1992 फोर्थ ऑप्शन जिसने भी बताया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है। यानी जो हमारा भारत है इसका प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, ये बता दीजिए आप। राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, या फिर भारत के प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, या फिर भारत के महाधिवक्ता होते हैं, या फिर कानूनी मंत्री होते हैं।
भारत का विधिक अधिकारी कौन होता है? बताइए, आंसर दीजिए। देखिए, यदि हम बात करें राज्य के महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता का उल्लेख किसमें किया गया है? राज्य का जो महाधिवक्ता है ये 166 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी सॉरी 165 राज्य के महाधिवक्ता का। यदि हम बात करें भारत का जो महाधिवक्ता है, ये भारत में सॉरी महाधिवक्ता राज्य में होता है महान्यायवादी, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 76 में। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश की यदि हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश के। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम विधि का अधिकारी कौन होगा, तो भारत का विधि का अधिकारी कौन होगा? तो भारत का जो प्रथम विधि का अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और ये जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 76 में। ये जो महाधिवक्ता होता है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का पक्ष हर जगह, ये भारत का पक्ष कौन रखेगा? भारत की तरफ से कौन लड़ता है? तो महान्यायवादी लड़ता है। यदि किसी राज्य के और भारत मतलब केंद्र के बीच में कोई भी हो जाता है तो केंद्र का पक्ष कौन रखता है? तो ये महान्यायवादी। किसी देश के और हमारे देश के मध्य में कोई झगड़ा हो जाए तो हमारा देश का जो पक्ष रखेगा वो कौन रखेगा? महान्यायवादी। तो जो पहला विधिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी। और इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 76 में किया गया। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए। इसको हटाया किस विधि से जाता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य नहीं करता है। इसे जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, उसी विधि से इसको क्या किया जाता है? विधि से इसको हटाया जाता है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में और संसद का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन जो महान्यायवादी है इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता। कार्यवाही में तो भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आंसर बताया आप लोगों ने सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन जिसने भी बताया है एकदम राइट आंसर है। यानी भारत के महान्यायवादी पहले कौन हो गए? विधि का अधिकारी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? यदि किसकी बात की जा रही है? चुनाव आयोग की बात की जा रही है। चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग? चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग पहले कैसा था? तो पहले एक सदस्य था, एक सदस्य। यहाँ पर पूछा जा रहा है ये बहुसदस्यीय कब बना? प्रथम चुनाव आयुक्त यदि पूछ लिया जाए, चुनाव आयोग, तो कौन था? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग है, इसका उल्लेख कहां पर किया गया? तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। वर्तमान में एक ऐसा है बहुसदस्यीय है, यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय बना? यदि हम बात करें पहली बार, पहली बार, तो पहली बार उसे 1989 में क्या बनाया गया है? इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। पहली बार कब बनाया गया बहुसदस्यीय? 1989 में बनाया गया। लेकिन फिर से क्या कर दिया गया उससे? 1990 की यदि बात की जाए तो 1990 में फिर से इसको एक सदस्यीय बना दिया। क्या बना दिया? एक
सदस्य। कैसा बना दिया? एक सदस्य। लेकिन यदि हम बात करें 1993 में, फिर से इसे क्या बना दिएगा? बहु सदस्य। और वर्तमान में भी ये कैसा है? बहु सदस्य। यानी कितने सदस्य इसमें? 3, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए? यानी 1989। थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, और जिसने भी थर्ड ऑप्शन बताया है एकदम राइट आंसर है। बिल्कुल सभी का एकदम राइट आंसर आया है। बिल्कुल 18 से हटा करके 21 वर्ष, 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। वो सॉरी, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था बताइए? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 47वां, ये क्या है? 47वां संविधान संशोधन 1984, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और 52वां संविधान संशोधन। ये 52वां संविधान से संशोधन हुआ था, ये 1985 में हुआ था। बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ भी गया पहले। आंसर आया है, अविनाश का आंसर आया है ए ऑप्शन। यानी कब जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अभी पीछे क्वेश्चन आ गए थे, तो उनमें हमने बात की थी कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में। मूल संविधान में ये नहीं थे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा गया था? तो 11वां ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 52वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? जो कि आप अभी बोल रहे थे। अब ये बता दीजिए आप कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? ये तो आपने बता दिया कि 21 से घटा करके कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। और तब ये कैसा बना था? अब 1989 में की गई थी, या फिर 1992 में, या 1990 में, या फिर 1988 में। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी बताइए? संविधान संशोधन बताइए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाता की उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का? देखिए 76 में तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पर सन तो आप सही बता रहे हो एकदम, यानी 1989 में। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। देखिए 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन ये पूछा जाता है, संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन 1990, इसके द्वारा क्या किया गया था? तो जो मतदाता है, मतदाता जो हम ही है मतदाता, 18 वर्ष से ऊपर के वो मतदाता ही थे। तो मतदाता इनकी उम्र 21 से हटा करके कितनी कर दी? 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। यदि हम बात करें 91वां संविधान संशोधन, ये भी पूछा जाता है, तो 91वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा लोकसभा के 15% के हो सकते हैं मंत्री हो सकते हैं, यह तय किया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, यानी आप सभी का एकदम राइट आंसर आया है। सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन बताया है एकदम राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन प्रभारित की जाती है। बताइए, भारत के संचित निधि पे, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक पे, या फिर भारत के सार्वजनिक खाता पे, या फिर भारत के वित्त आयोग पर। यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, यहाँ पर देखिए अधिकारी है, जो सेवक है, उनकी जो पेंशन दी जाती है वो किस पर भारित होती है बताइए। तो उनको संचित निधि से दी जाती है, या फिर सार्वजनिक खाता से दी जाती है, या रिजर्व बैंक देता है, या फिर वित्त आयोग देता है, किस पर भारित होती है बताइए। देखिए, संचित निधि और एक है आकस्मिक निधि। संचित निधि जिसमें जनता का पैसा, संचित निधि। रिजर्व बैंक और वित्त आयोग, वित्त आयोग किसमें 280 में, आर्टिकल 280। आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। क्या है, डी ऑप्शन बता रहे हो यहाँ पर, भारत के वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग से नहीं, जो पैसे इनको दिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है वो किस पे होती है, संचित निधि पर भारित होती है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संचित निधि है और एक आकस्मिक निधि है, दो निधि है, तो इनको जो दी जाती है वो संचित निधि से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए, जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये 1989 का था। क्या समझ में नहीं आया। देखिए, इनको जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनको संचित निधि से पैसे दिया जाता है। एक तो होती है संचित निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, उसमें धन रखा हुआ होता है, और जो संचित निधि होती है उस पर संसद का होता है, यानी उसमें जनता का पैसा होता है। तो वहां से इनको क्या दी जाती है, पेंशन वगैरह दी जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह होते हैं। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है। यानी संविधान में संशोधन की बात की गई यहाँ पर, तो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 है, या फिर आर्टिकल 324, या फिर 280, या फिर 352। यदि हम बात करें आर्टिकल 352, तो इसमें आर्टिकल 352 है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें राष्ट्रीय आपात का है, राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल लगता है वो किसके तहत लगाया जाता है, 352 के तहत, और इसका जो प्रभाव किस पर पड़ता है, मौलिक अधिकारों पर पड़ता है। यदि हम आर्टिकल 280 की बात करें, तो आर्टिकल जो 280 है इसमें किसका उल्लेख किया गया है, वित्त आयोग, वित्त आयोग। यदि हम बात करें 324, तो 324 किससे, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। और यदि हम बात करें 368 की, तो ये किससे संबंधित है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 368 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सभी का एकदम राइट आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना होता है। बताइए, किसके द्वारा लागू किए जाते हैं कानूनों और नीतियों को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है ये, या फिर कार्यपालिका का कार्य है, या फिर नीति आयोग का कार्य है, या फिर विधानसभा का कार्य है। देखिए, यदि हम सरकार की बात करें तो विधायिका, विधानसभा, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो विधायिका का कार्य क्या होता है, यदि हम विधायिका की बात करें
विधायिका, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका तो कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? निर्णय करना। सही गलत तो फैसला बताना, न्याय करना। तो न्याय करना किसका? न्यायपालिका का। और यदि हम बात करें विधानसभा, यानी यहाँ पर विधायिका होना चाहिए, विधायिका या विधानसभा। तो ये जो विधायिका है, इसका कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। अब कौन बची? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? जो कानून बनाए गए हैं किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा, उनको क्या करना? लागू करवाना। तो ये किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आया है एकदम। यानी ये सी ऑप्शन है, आप बता रहे हो। अविनाश, नीति आयोग। देखिए जो नीति आयोग होता है, और नीति आयोग का कार्य यहाँ पर पूछी जा रही है, सरकार से संबंधित है नीति आयोग। और ये नीति आयोग ये किसकी जगह पे लाया गया है? योजना आयोग की, योजना आयोग। तो योजना आयोग का नाम बदल कर क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग है, ये नीतियां बनाता है। और यहाँ पर उनको अप्लाई करने की बात की गई, लागू करने की बात की गई। कौन करता है? कार्यपालिका। और वैसे जो हमारे जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं। तो संसद कौन है? हमारी जो विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? यानी जो संघ की कार्यपालिका है उनका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? बताइए। भाग 5 में, भाग 3 में, या फिर भाग 4 में, या फिर भाग 6 में? किसकी बात की है? संघीय कार्यपालिका की। तो यहाँ पर भाग भी पूछे जाते हैं। तो देखिए भाग, यदि हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में क्या है? संघ की कार्यपालिका, यानी संघ, संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका किस में है? भाग 5 में। यदि हम 3 की बात करें तो 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। यदि हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और यदि हम भाग किसकी बात करें 6 की, तो इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य या फिर हम बोल सकते हैं प्रांत की कार्यपालिका। यदि संघ की बात की जाए तो भाग 5 में, और राज्य की बात की जाए तो भाग 6 में। बिल्कुल ए ऑप्शन, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर आया है। जिसने भी ए ऑप्शन बताया है एकदम राइट आंसर है। यानी जो संघ की कार्यपालिका है ये इसका उल्लेख किसमें है? भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी यहाँ पर आपसे सही कथन पूछा जा रहा है, यानी आपको सही कथन बताना है। अब बताइए सही कथन कौन सा हो जाएगा? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। जुलाई 1949 में ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और मई 1947 में संविधान सभा राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता, यानी जो भारत है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो कब बना ये पूछा जा रहा है। इनमें से आपको क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो एक ही कथन सत्य, बाकी सारे इसमें असत्य है। यदि हम बात करें राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान देखते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करें हम, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इनको कब अपनाया गया था? तो इनको 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन यदि हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947।
और यदि हम बात करें राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत कब बना था, तो ये बना था 1949 में। कब बना था? 1949 में। और यदि हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 1949 में नहीं, 1947 में 22 जुलाई। अब यहाँ पर 1947 में बना था नहीं, 1949 में। और यहाँ पर बात की जा रही है राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो जो राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर देखिए जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आपका एकदम राइट आंसर आ रहा है। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? यानी जो संसद का उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है, आपको ये बताना है। कौन से आर्टिकल में किया गया? देखिए यदि हम बात करें आर्टिकल 49 की, तो आर्टिकल 49 यानी जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हमारी, उनकी सुरक्षा की बात करता है, जैसे राष्ट्रीय स्मारक वगैरह है, तो उनकी सुरक्षा की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 49 में। तो ये नीति निर्देशक तत्व था। आर्टिकल यदि 59 की बात करें तो राष्ट्रपति की पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है इसमें। यदि हम आर्टिकल 79 की बात करें तो आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है? संसद का उल्लेख है। किसका? संसद। और इसमें संसद के 3 पार्ट बताए गए हैं, यदि हम यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79 है, यानी आर्टिकल 79 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल विशाल कुमार का एकदम राइट आंसर आया है, अमित का भी एकदम राइट आंसर है, सभी का एकदम राइट आंसर आया है, यानी आर्टिकल 79। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा जा रहा है? संविधान अधिनियम यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था? अब यहाँ पर बात की जा रही है मौलिक अधिकार हटाया गया, एक ही मौलिक अधिकार हटाया गया है, बता दीजिए कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार को, या फिर शिक्षा के अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार? कौन सा अधिकार है जिसको हटाया गया है? और क्लास को लाइक शेयर करते रहें। बिल्कुल विशाल का आंसर आ चुका है और एकदम राइट आंसर है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, जितना भी हो सके आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करने की कोशिश करो, यदि क्लास पसंद आ रही हो तो। देखिए क्वेश्चन तो अभी काफी सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो अभी काफी सारे हैं। देखिए आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं, यानी लगभग 80-85 के लगभग क्वेश्चन हैं। तो आज तो हम यहाँ तक ही करेंगे, 20-25 तक, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। यानी ये जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा वो कौन सा है? 17 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? यानी 2-3 घंटे की यदि लगातार क्लास हो तब जाके। संविधान अधिनियम के द्वारा बताइए संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था, शिक्षा का अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार? यदि हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी एसएससी पूछ लेती है, और काफी बार पूछा भी, पिछली बार भी पूछा और इस बार भी पूछा है। डायरेक्ट आर्टिकल पूछती है कि स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया। तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22, यानी आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20। यदि संवैधानिक उपचारों की बात करें, और ये हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करता है? संरक्षण करता है। और इसे क्या कहा गया है? तो इसे आत्मा कहा गया है, किसकी? संविधान की आत्मा। और ये कहने वाला कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
शिक्षा का अधिकार है तो ये कब जोड़ा गया था? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। पहले नहीं था शिक्षा का अधिकार, 2002 में। और ये किस में जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। यदि जो संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। वर्तमान में एक विधि का अधिकार है और इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 300A में है। आर्टिकल 300A में है। और यदि हम बात करें पहले, तो पहले जो इसका उल्लेख था वो 19 में था। 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, उनमें से जो छठी स्वतंत्रता थी, यानी हम बात करें छठी, यानी ऐप पर आ जाएगी, तो ये कौन सी थी? ये संपत्ति की थी, जिसे हटा दिया गया स्वतंत्रता, यानी 19 में से भी हटा दिया गया। और यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 31 में भी किसकी थी? संपत्ति की, संपत्ति का अधिकार था, इसे भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो पहले इसका उल्लेख आर्टिकल 31 और 19F में था, और वर्तमान में जो इसका उल्लेख है वो आर्टिकल 300A में है। आर्टिकल 300A में है, और इसे कौन सा अधिकार है? ये विधि का अधिकार है वर्तमान में। बिल्कुल। जो समानता का अधिकार है, यदि हम समानता की बात करें तो समानता का अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का 19 से 22 तक। और यदि 23 और 24 में किसका उल्लेख किया गया? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। और यदि 25 से और 28 की बात करें हम, तो यहाँ पर कौन सा का अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ गया 32। और यदि हम 29 से 30 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर, जिसने भी आंसर बताया है एकदम राइट ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? और ये पूछा गया है 2023 में। बताइए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? बताइए 3, 4, 5, 6। अब स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, यानी 19, 20, 21 और 22, यानी कितने हैं? देख लो, 4। यदि हम बात करें समानता, तो समानता के अंतर्गत यानी 14 से 18, यानी 40, 15, 16, 17 और 18, यानी कितने हैं? 5। शोषण के विरुद्ध की बात करें तो 2 है। और यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 4 है। और यदि हम किसकी बात करें? संवैधानिक उपचारों का, तो वहां तो 1 ही है। और यदि हम बात करें शिक्षा और संस्कृति की, तो वहां पर 2। तो यहाँ पर ज्यादातर जो पूछा जाता है वो समानता का पूछा जाता है, समानता का पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर किसको पूछा गया? स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत कितने हैं? 4। आपका आंसर आया है, अमित का आंसर आ रहा है 6। 6 कैसे हो जाएंगे? देखिए जो 19 से 22 तक है, तो 19 और फिर 20, 21 और 22, 4 होंगे। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 2 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 2 है। भाग 2 क्या है बताइए? यानी भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो जो नागरिकता है, इसमें किसको नहीं रखा गया? मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्य किस में रखे गए हैं? भाग 4 में रखे गए हैं। तो भाग 2 क्या है? बाध्य योग्य नहीं है, या फिर बाध्य योग्य है, या फिर नियमों को बाहर रखा गया है, या फिर अप्रवर्तनीय है? बताइए, बाध्य योग्य है, या फिर बाध्य योग्य नहीं है, या फिर अप्रवर्तनीय है, या फिर नियमों को बाहर रखा गया है? बताइए। जो मौलिक कर्तव्य है, इनको भाग 2 में सम्मिलित करने की बात की गई थी, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया था? बता दीजिए। आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। यानी नियमों को बाहर रखा गया है। देखिए नियमों को बाहर रखा गया है, इससे तो और बताइए। देखिए यदि हम बात करें जो मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य कैसे है? यानी मौलिक कर्तव्यों का यदि उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये बाध्य योग्य नहीं है। यदि हम बात करें बाध्य योग्य
नहीं है। इनको परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये कैसे है, परिवर्तनीय है या फिर अपरिवर्तनीय है, बताइए। तो इनमें परिवर्तन, अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ पर हम ये बात करें तो बाध्य योग यहाँ पर है, क्या कहा गया है, जो मौलिक कर्तव्य है ये बाध्य योग वर्तमान में नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें नागरिकता, यानी भाग 2 में क्या है, नागरिकता, और नागरिकता पर मुद्दा अभी उठा, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो ये नागरिकता क्या है, बाध्य योग है, इसलिए ये क्या है, बार बार में कोर्ट में जाती है। तो ये बाध्य योग है, इसलिए इसमें क्या नहीं रखे गए, इसमें मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया। यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जिसने भी बताया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है, तो आपको प्रस्तावना के शब्द भी पता होना आवश्यक है। देखिए, बंधुता, समानता, आय और न्याय, कौन सा शब्द है इनमें से जो किसमें सम्मिलित नहीं है, प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। और प्रस्तावना से रिलेटेड हमने 2 क्लास की थी, और 2 क्लास में यानी प्रस्तावना से यदि कोई भी क्वेश्चन एक ऐसा नहीं रहेगा जो आप छोड़ दें, यानी यदि ये 2 क्लास कर लेते हो तो। और उनसे हमने क्वेश्चनों से रिलेटेड की थी, यानी जैसे भी क्वेश्चन आज तक आए हैं प्रस्तावना से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके। मौलिक अधिकारों की भी हमने बात की थी, तो मौलिक अधिकार से संबंधित हमारी 4 क्लासेज हुई थी। इसके बाद में हमने डीपीएसपी इनकी भी बात की थी, तो डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है इनमें भी हमारी कितनी क्लास थी, तो इससे संबंधित भी शायद 2 क्लास हुई थी, और एक मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी, तो मौलिक कर्तव्यों की तो 1 क्लास ही थी, तो उसमें ही कंप्लीट होगा। बताइए, आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। देखिए, यदि हम बात करें संविधान में, देखिए बंधुत्व शब्द का तो उल्लेख किया गया है, यानी भाईचारा का, बंधुत्व का उल्लेख किया गया है किसमें, प्रस्तावना में। समानता का उल्लेख किया गया है, और 2 प्रकार की समानता। आय का उल्लेख प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया। आपने प्रस्तावना पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, और प्रस्तावना वैसे एक आप भारतीय नागरिक हो तो वैसे भी आना भी चाहिए। और न्याय की बात है, यानी न्याय 3 प्रकार के न्याय। तो समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, बंधुत्व शब्द का उल्लेख है, और न्याय का उल्लेख है। न्याय 3 प्रकार के प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभी काफी सारे क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, और सभी को वेरी गुड नाइट।